थोड़ी देर की बारिश में दिल्ली पानी पानी हो जाती है, सड़कें दरिया बन जाती है, अंडरपास तालाब बन जाते हैं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। कई कई घंटों तक लोग सड़कों पर ट्रैफिक में फंसे रह जाते हैं। हर साल बारिश के बाद दिल्ली का पानी पानी होना रूटीन क्यों बन चुका है और बारिश से बेहाल दिल्ली को लेकर सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई को कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी है। 2 घंटे की बारिश में व्यवस्थाएं लकवाग्रस्त हो जाती हैं, यह कहना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। एक मामले पर वो सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन, एक टिप्पणी दी दिल्ली के ऊपर। कहा राजधानी की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। 2 घंटे की बारिश में ही सारी चीजें ऐसे लगती है कि व्यवस्थाओं को लकवा मार गया। ये कहना पड़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सीधे सीधे कह दिया। वो केरल के एक मसले पर बात कर रहे थे, NH 544 को लेकर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और उसी दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की हालत जानते हैं आप, 2 घंटे में लकवाग्रस्त हो जाती है। ये हम राजधानी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा वो दिल्ली NCR वासी हर मॉनसून में महसूस करता है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो वाटर लॉगिंग भी होगी। एक अनुमान यह भी बताता है कि 40 से ज्यादा एजेंसियां दिल्ली में ड्रेनेज और वाटर लॉगिंग की तमाम समस्याओं को देखती है। क्या ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? और आप खुद समझिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आखिरकार इस प्रॉब्लम को इस तरीके से डिलीवर करना पड़ा देश के सामने। ये बहुत संगीन, ये बहुत गंभीर टिप्पणी है, क्योंकि वो यहां पर किसी गांव दूरस्थ अंचल की बात नहीं कर रहे। यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बारे में ये डिटेल्स दे रहे थे कि आपको दिल्ली की व्यवस्थाएं पता है। थोड़ी सी बारिश हो जाए, 2 घंटे की बारिश हो जाए तो व्यवस्थाओं को ऐसा लगता है जैसे लकवा मार गया हो। सारी जो व्यवस्थाएं हैं, सारी चीजें धराशायी हो गई हो। अब मॉनसून में दिल्ली हर बार बेबस क्यों हो जाती है? हाल ही की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। 2025 में एक पेड़ गिरा, एक शख्स की मौत हो गई। 2024 में कोचिंग सेंटर में पानी भरा था, 3 लोगों की मौत हुई थी। इस पर भी कई तरह की गंभीर टिप्पणियां आई है। 2024 में ही गाजीपुर नाले में गिरने से एक मां और बच्चे की मौत हो गई। पानी इतना ज्यादा था, यह पता ही नहीं था कि अगला कदम कहां रख रहे हैं। मुख्य सड़कों पर वाटर लॉगिंग, मिंटो ब्रिज, ITO, धौला कुआं, रिंग रोड, ये वो नाम है जो ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि दुनिया जान चुकी है। अंडरपास में पानी भरना, मिंटो ब्रिज, प्रहलादपुर अक्सर बंद ही रहते हैं। फ्लाइट्स में ऑब्वियसली देरी हो जाती है। वाटर लॉगिंग से उड़ानें भी प्रभावित हो जाती है। निचले इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं। राजधानी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो आपने गिने होंगे। आप भजनपुरा की तरफ चले जाइए, यमुना विहार की तरफ चले जाइए, शादरा की तरफ चले जाइए, ये ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न से हो जाते हैं। दिल्ली पूरी तरीके से, मेट्रो सिटीज में कहा जाता है कि 24 घंटे 24/7 चीजें चलती हैं, व्यवस्थाएं चलती हैं, विकास होता है, पहिए चलते हैं। लेकिन ये एक और सच है जिसको आप मानो या ना मानो कि मॉनसून में क्या कुछ बातें हो जाती हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मॉनसून में आप अपने घर से बाहर निकले हैं तो सेफली वापस आ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 का जिक्र कर रहा हूं, जब चिंता जताई थी, उस वक्त के तत्कालीन CJI थे DY चंद्रचूड़। उन्होंने कहा वाटर लॉगिंग की वजह से वकील जो हैं वो टाइम पर पहुंच नहीं पाते, तो ऐसे में यह निर्देश उन्होंने दिया कि कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं होना चाहिए। यानी मॉनसूनी सीजन में हमारी न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था वो भी स्लो हो जाती है। और ये तब तत्कालीन जो CJI थे उन्होंने ये कमेंट्स किए थे। राजेंद्र नगर का वो किस्सा कोई भूला नहीं, जब दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में पानी घुस गया था। वहां पर स्टूडेंट्स जो बेसमेंट में लाइब्रेरी में थे वो वहां से निकल नहीं पाए थे। और कई लोगों ने, कई अभिभावकों ने, छात्रों ने CJI को पत्र लिखा था, तत्कालीन CJI को पत्र लिखा था और इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही थी। तब CJI DY चंद्रचूड़ ने इसको लेकर काफी, और जो ऑब्जर्वेशन थी वो काफी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन थी। और जो अभी आपके सामने चीजें चल रही हैं कि कोर्ट में एक के बाद एक, जब वकील नहीं पहुंच पा रहे थे, जब CJI के सामने ये चीजें पहुंची, तत्कालीन CJI उनके सामने ये बातें पहुंची, तो उन्होंने ये भी आदेश दिया कि कोर्ट को भी इस प्रॉब्लम को समझना चाहिए और कोई भी प्रतिकूल आदेश नहीं देना चाहिए। आप खुद समझ सकते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आपका वकील नहीं पहुंचा, वो फंस गया वाटर लॉगिंग की वजह से ट्रैफिक में, जहां उसको 15 मिनट तकने थे वो 1.5 घंटे से फंसा है, वकील आया नहीं,
तो कोई प्रतिकूल आदेश ना दिया जाए। आप सिर्फ इन शब्दों को सुनिए मत, आप समझिए कि ये व्यवस्थाओं को किस तरीके से डिरेल कर देती है थोड़ी सी बारिश। और ये बातें हम कर रहे हैं राजधानी दिल्ली के लिए, ये बातें हम कर रहे हैं मेट्रो सिटीज के लिए, ये बातें हम तब कर रहे हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ड्रेनेज व्यवस्थाओं के लिए लाखों करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए जाने का दावा होता है। ये बहुत बड़ा विषय हो चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी जो टिप्पणी की वो बिल्कुल रियलिटी चेक है, एक तरीके से आईना उन्होंने दिखा दिया। बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने हर एक दिल्ली एनसीआर वासी के दिल का दर्द रख दिया कि 2 घंटे की बारिश हो जाए तो दिल्ली को ऐसा लगता है कि लकवा मार गया, दिल्ली लकवाग्रस्त हो गई। ये तस्वीरें भी, मैं विजुअल्स भी आपको दिखा रहा हूं, ये हालात है। ये दिल्ली एनसीआर वासी इन तस्वीरों से रोज 2-4 होते हैं। कोई ऐसा दिल्लीइट नहीं होगा, कोई ऐसा एनसीआर वासी नहीं होगा जो इन प्रॉब्लम से 2-4 ना हुआ हो। आप 2 घंटे की बात करें, 1 से 1.5 घंटे में भी जब अगर जबरदस्त तरीके से बारिश हो जाए तो क्या वीवीआईपी इलाके, क्या निचले इलाके, क्या कच्ची कॉलोनी, क्या पक्की कॉलोनीज, क्या अपार्टमेंट्स, तो हर जगह का आलम यही है। और यह तस्वीर है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। ये बहुत सारे सवाल है मेरे जहन में। एक बहुत एलीट पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। मुझे स्क्रीन पर उमेश सहगल साहब जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व मुख्य सचिव हैं दिल्ली के। उमेश सर, नमस्ते करता हूं आपको, बहुत स्वागत करता हूं भारत एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर। साथ ही टाउन प्लानर हैं जीत कुमार गुप्ता जी, जाने माने चेहरे हैं। जीत सर नमस्ते, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण भी हैं जो कि दिल्ली में ही ट्रैवल करते हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट्स में जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं उसको भी आसान भाषा में हम तक समझाते हैं। लेकिन सबसे पहले गोपाल कृष्ण, मैं तो अभी इसी चीज को लेकर कंफ्यूज हो रहा हूं कि जो हमारे सीजेआई ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, या इससे पहले जो तत्कालीन सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, उन्होंने जो कुछ कहा, मैं उनकी टिप्पणियों को लेकर आपसे सवाल करूं या फिर एक आम दिल्ली वासी की तरह जब आपको सुप्रीम कोर्ट पहुंचना होता है, जब आपको लगता है कि मैं तो 10 मिनट में लाइव देने के लिए तैयार हो जाऊंगा और आप 1 से 1.5 घंटे तक थोड़े से मानसून में, थोड़ी सी बारिश में आप सिर्फ गाड़ी के अंदर ही फंस जाते हैं। तो अभी तो आपको दोनों रोल निभाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल सही कहा रोहित आपने, क्योंकि जब भी दिल्ली में बारिश होती है तो बारिश के चलते पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोगों को मुश्किल होता है घर पहुंचने में। अगर शाम को बारिश हो जाए तो 12 बजे रात तक भी शायद घर नहीं पहुंच पाता। और ये आलम सिर्फ आज कल या इस साल की नहीं है, ये आलम तब से है। कांग्रेस की जब सरकार थी दिल्ली में तब भी ये आलम था, बीजेपी की सरकार थी तभी था, आम आदमी पार्टी की सरकार थी तभी यही आलम था, और आज भी बीजेपी की सरकार है तभी अब यही आलम है। आज सीजेआई ने यह टिप्पणी तब की जब एनएचआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, और सुनवाई के दौरान एक वकील ने जिक्र किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तब जाकर के सीजेआई BR गवई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली में अगर 2 घंटे बारिश हो जाए तो पूरी दिल्ली को जो है वो लकवाग्रस्त हो जाती है, जबकि दिल्ली देश की राजधानी है। उन्होंने यह भी कहा कि केरल के मामले में उन्होंने कहा कि वहां पर हाईवे पर 12 घंटे जाम लग गए, जबकि मुश्किल से 1 घंटे का वह जो दूरी थी वो थी, और 11 घंटे तक 12 घंटे तक लोग फंसे रहे। अगर एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 12 घंटे लग जाए तो फिर टोल वह व्यक्ति क्यों देगा? उस व्यक्ति को मुआवजा मिलना चाहिए। जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वहां पे एक रॉली गिर गई थी जिसके कारण जो है ट्रैफिक हो गया था। तब सीजेआई ने कहा कि रॉली को आपने नहीं पलटा था, वहां की जो सड़कें थी उसकी स्थिति बहुत खराब थी, गड्ढे के चलते रॉली जो है वो पलट गई थी, जिसके चलते वहां पर जाम लगा था। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि जो 65 किलोमीटर की दूरी है उसके लिए 150 रुपया टोल वसूला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो खराब सड़कें हैं उसके लिए टोल क्यों वसूला जाता है, लोग टोल क्यों दे। सुप्रीम कोर्ट में यह भी सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बचाव करते हुए कहा गया कि वैकल्पिक रोड की व्यवस्था की गई है और जो है सबवे बनाया जा रहा है। हालांकि मानसून के चलते वहां पर हालात बहुत खराब है, जिसका कार्य जो है प्रगति पर नहीं है, इसलिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि हम
हर बिंदु पर खराब सड़कें, मौसम, बारिश को लेकर के और बाकी अन्य बिंदुओं पर हम डिटेल से आदेश पारित करेंगे। और कोर्ट ने यही कहते हुए इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आपने बेस बहुत अच्छा बना दिया गोपाल, आप प्लीज बने रहिएगा, मैं आगे भी आपसे बात करूंगा, एक दिल्लीइट के तौर पर भी आपसे बात करूंगा। मेरे साथ उमेश सर जुड़ चुके हैं। उमेश सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपको एक बार फिर से नमस्ते करता हूं। और जो टिप्पणी की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, आपको लगता है कि दिस इज द रियल इमेज ऑफ दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की यही असली इमेज है? ये सबसे बड़ी गलती जो दिल्ली की डिज़ाइनिंग में की गई है जी, जब वो ड्रेनेज सिस्टम में बिल्कुल गलत डिज़ाइन है, बिल्कुल रिक्वायरमेंट जो ये अगर जो डिज़ाइन आपने उस सिटी के लिए बनाया है जिसमें 11 लाख आबादी थी, उस सिटी में वही डिज़ाइन है जो अभी 2.5 करोड़ आबादी हो गई है। आप ये देखिए, जब ये शुरू में दिल्ली बना था, नई दिल्ली बना, वो भी हायर एरिया में था, आपके राष्ट्रपति भवन वगैरह। फिर आपका सिविल लाइन्स एरिया है, वो भी ऊंचे के एरिया में है, सारे जमुना के लेवल से ऊपर हैं। फिर कुछ तुगलकाबाद वगैरह के एरिया है, वो भी जमुना लेवल से ऊपर है। तो वहाँ तो ग्रेविटी फ्लो से पानी चला जाता है। अब उसके बाद जब रेफ्यूजी पॉपुलेशन आनी शुरू हुई तो वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, बिना सोचे कि क्या पानी वहाँ से कैसे बहेगा, लोग बैठने, आबादी लगने लग गई। डिज़ाइन सड़कों का वही जो कि पहले था, यानी ड्रेनेज सिस्टम लगाया हुआ है उसमें। अब आप ये बताइए कि अगर जमुना का लेवल जब बढ़ जाएगा, जमुना में जब फ्लड लेवल तक पहुँच जाएगी, तो यहाँ का पानी कैसे फ्लो करेगा जो जमुना के लेवल पे है, जो हायर लेवल पे नहीं है? फ्लो ही नहीं करेगा, चाहे 2 घंटे की बारिश हो, चाहे 1 घंटे की बारिश हो, धीरे 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 वो फ्लो करेगा और जाएगा पानी ज़मीन के अंदर। ये टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करना चाहिए, अभी भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। आप उसमें जिस तरह सबसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम पुराने ज़माने में ज़रूर था कि आप लेक्स बना देते थे। दिल्ली में पता नहीं 100 या 100 से भी ऊपर लेक्स थे, वाटर एरिया थे, वहाँ पानी टिका रहता था, धीरे 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 ग्राउंड में पर्कुलेट करता था। अब आपका वो ख़त्म हो गए, सारी जगह पे कंस्ट्रक्शन हो गई। मेरे ख्याल 40-50 या 15-20 वो बचे हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज़। अब आपके पानी ग्राउंड में जा ही नहीं रहा, ग्राउंड में जा ही नहीं रहा। आप उसको कहते हैं कि जो मकान बने हुए हैं जो 500 गज से ऊपर हैं, वहाँ आप वाटर हार्वेस्टिंग कर दीजिए। अब कितने मकान हैं दिल्ली में, कितना एरिया है जो जहाँ 500 गज के मकान हैं, तो वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है। तो अब बाकी एरिया में भी वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी ना। अब वो वाटर हार्वेस्टिंग की क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए, वो साइंटिस्ट ही बता सकते हैं, मैं नहीं उसमें बता सकता हूँ। मगर सिंपल चीज़ ये है कि अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स बना लीजिए। अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स में पानी वहाँ रुका रहेगा और वहाँ से धीरे 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 नीचे पर्कुलेट करता रहेगा और वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा। और जो आपका इतनी वाटर टेबल गिर गई है उसको भी फ़ायदा होगा। तो जितनी बारिशें आ रही हैं उसका फ़ायदा होगा कि जमुना रिवर में ना डाल के हमने ग्राउंड के अंदर डाल दिया। बिल्कुल। अब उसका डिज़ाइन करना है डिफरेंट एरियाज़ के लिए, पहले सर्वे करनी पड़ेगी। अब दिल्ली में मुझे इतना पता है कि 40-50% एरिया ऐसा है जो पथरीला है। दिल्ली के नीचे जो पथरीला एरिया है वहाँ तो अपने आप भी पानी फिल्टर हो जाएगा। Very true, sir. जाएगा पत्थर से होता हुआ धीरे 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 वो नीचे पर्कुलेट करेगा। अब बाकी एरियाज़ में हैं तो सब एरियाज़ की स्टडी की गई है। बिल्कुल सही बात है। और सर आपने कहा आप साइंटिस्ट नहीं है, आप बता नहीं पाएंगे, लेकिन आपका जो वास्ट एक्सपीरियंस है ना वो मुझे आपकी बातों में, आपके ओपनिंग रिमार्क्स में ही नजर आ गया। मैं वापस आऊंगा, एक दिल्लीइट के तौर पर भी कई सारे सवाल मेरे जहन में आएंगे, तो मुझे यकीन है कि आप जैसे चेहरे जरूर उन सवालों का क्लैरिफिकेशन मुझे जरूर दे पाएंगे। जो कंफ्यूजन है वो क्लैरिफिकेशन में तब्दील होगी। मेरे साथ जीत कुमार गुप्ता सर भी हैं। जीत सर, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, दिल्ली के लिए तो हम बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, हर बार एक नया मास्टर प्लान आता है, लेकिन ड्रेनेज की व्यवस्था को जानबूझकर उस तरफ आंखें बंद कर ली जाती हैं क्या? क्योंकि आलम तो यही है, क्योंकि मैं दिन रात खबरें पढ़ता हूं, अब तो ऐसी चीजें मेरे जहन में आ चुकी है कि मॉनसूनी सीजन में कोई दिल्लीइट, एनसीआर वासी अपने घर से बाहर निकल रहा है, वापस सेफली और सिक्योरली आ पाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। थैंक यू। मेरे ख्याल में जो आपने सवाल उठाया ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दिल्ली के लिए पर्टिकुलर नहीं है, ये इंडिया के बहुत से सिटीज जो हैं सब में फ्लडिंग हो रही है। बड़े बड़े सिटीज जितने हैं, आपने बेंगलोर में देखा, आपने हैदराबाद में देखा, आपने कलकत्ता में देखा, दे आर ऑल फ्लडेड। लेकिन देखिए दो चीजें हैं जी, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर इज एलिक्सिर ऑफ लाइफ, पानी हमें चाहिए। और दूसरी तरफ ये है
कि पानी हमारे लिए मुसीबत बन रहा है। अगर आप दुनिया का, अगर इंडिया का सिस्टम देखें जी, तो हमारे पास दुनिया की 1/6 पॉपुलेशन है, 7.8% है, ठीक। और उसमें सिर्फ हमारे पास 4% पानी है। उसके बावजूद भी इतना पानी जब अवेलेबल होता है बारिश में, बरसात में, तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाते। सिटीज की फ्लडिंग का रीजन पता क्या है? वो हमारी अप्रोच टू प्लानिंग है। हमारी अप्रोच ये है कि ड्रेनिंग वाटर, जिसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि पानी आए और पानी फटाफट बगा दिया जाए। अगर इसी पॉलिसी को अगर रिटेनिंग वाटर पर चेंज कर दिया जाए कि पानी जितना भी है रिटेन किया जाए, तो आप देखेंगे फ्लडिंग नहीं होगी। और दूसरा कारण यही है कि दीज सिटीज आर नेवर प्लान्ड फॉर फ्लडिंग। ये जितनी भी प्लानिंग हो रही है, जितने भी मास्टर प्लान देखिए, उसमें कोई भी फ्लडिंग का जिक्र नहीं है। अगर ये फ्लडिंग जो है, फ्लड कंट्रोल जो है, अगर प्लानिंग का इंटीग्रल पार्ट नहीं बनाया जाएगा, तो आप इसका कॉन्सिक्वेंसेस आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। और दूसरी चीज जो है, सिटी को मैप नहीं किया जाता। जैसे सहगल साहब ने कहा कि सिटी को प्लानिंग करने के लिए मैप करना चाहिए, कौन सा हाई एरिया, हाई लेवल है और कौन सा लो लाइंग एरिया है। तो हुआ क्या है, जितनी वाटर बॉडीज हैं, जितना लो लाइंग एरिया है, वो अर्बनाइज हो गया। जब अर्बनाइज हो गया तो पानी कहाँ जाएगा? दूसरा ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी स्पेस अवेलेबल हो मेटल हो जाए। आप दिल्ली के बाइलास देखिए, उसमें 100% तक कवरेज है प्लॉट के अंदर, जो छोटे प्लॉट हैं। इसका मतलब जितना बना है उसके ऊपर 100% कवर कर लीजिए। मतलब प्लॉट के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और पानी जब हार्ड सरफेस से भागता है 3.5 टाइम द स्पीड इज मोर, यू नो, एंड दैट कॉजेज ए फ्लडिंग। सो दैट इज अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, हैपेजेड एंड अनप्लान्ड ग्रोथ। और ये जो मास्टर प्लान में इसको इग्नोर किया जा रहा है, फ्लडिंग इज नेवर मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, तो ये प्रॉब्लम आती रहेगी। दूसरा मैं ये कहूँगा, हमारी इंजीनियरिंग जो है, सिस्टम जो है कंस्ट्रक्शन का और मेकिंग ऑफ रोड्स, इसमें पूरी बैंकरप्सी है। दीज पीपल हैव नेवर लुक्ड एट कि रोड्स कैन नॉट बी ए ड्रेनेज, यू नो, ये सड़कें पानी थोड़ा लेके जाएंगी, सही बात, यू नो। तो अल्टीमेटली हमें पानी जो है, इंजीनियरिंग विंग का आप 40 का देख लीजिए, सब कोशिश कर रहे हैं दिल्ली से पानी को कैसे भगाया जाए। वो पानी भाग नहीं सकता। अगर पानी को रिटेन किया जाए लोकल लेवल पर, तो आप देखेंगे पानी कम से कम बाहर आए और उससे फ्लडिंग नहीं होगी। अमेरिका में देयर आर सिटीज, यू नो, जहां पर एक टैक्स लगता है, रेन वाटर का जो है, स्ट्रॉन्ग वाटर टैक्स लगता है। उसमें उन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट या म्यूनिसिपैलिटी हैज नो रोल इन मैनेजिंग योर वाटर। मतलब घर के अंदर जितना पानी है वो आप रोकिए, आपकी अपनी अगर जिम्मेदारी जितना बड़ा प्लॉट है उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा, बिकॉज दे आर चार्जिंग, बिकॉज म्यूनिसिपैलिटी इज टेकिंग केयर ऑफ। सो दोज आर द रीजन, यू नो, मेरे ख्याल में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट सर। जीत सर, जिस उम्मीद के साथ मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, एक डेलियाइट होने के नाते जो मेरे दुख दर्द हैं वो भी मैं देख पा रहा हूं कि क्या कुछ चीजें। सहगल सर, गोपाल मैं आ रहा हूं आपके पास, एक छोटा सा रिएक्शन में सहगल सर से भी ले लूं। सहगल सर, ये जो ड्रेनेज सिस्टम भी जो है दिल्ली का, ये तो दशकों पुराने हैं। हम आम भाषा में कहते हैं ना, बाबा आदम के जमाने का है। आप खुद ही बता रहे हैं 11 लाख की प्लानिंग अब 2, 2.5, 3 करोड़ हो गई है, और अभी भी ये प्राथमिकताओं में नहीं है। कह रहा हूँ कि बाबा आदम के ज़माने का है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डिज़ाइन की गई थी, दिल्ली का जो डिज़ाइन किया गया था, अब सारी शहरें दिल्ली के जो भी डेवलपमेंट देखिए, हमेशा ऊपर के एरियाज़ में हुई है, जो कि एरिया जमुना के लेवल से कम 5-7 फुट ऊपर है। इस समय क्या हालत हुई है, क्योंकि इतने रेफ्यूजीज आ गए, एकदम इतनी आबादी बढ़ गई, 5 लाख हर साल बढ़ जाती है। तो आपका सारा नॉर्थ दिल्ली, सारा साउथ दिल्ली, किसी ने देखा नहीं कि लेवल क्या है। जब वो लेवल आप पहुंच गए, जापान वगैरह हैं जो कि उसी लेवल पे हैं, तो ये पानी को सड़क से ड्रेन पाइप में नहीं ले जाते, सड़कों से ही सीधा पानी अंदर चला जाता है, छेद लगे होते हैं। हाँ। वो इंडिया में वो सिस्टम नहीं चल पाएगा, क्योंकि मिट्टी वगैरह बहुत है, तो छेद भरे रहेंगे। तो यहाँ दूसरा सिस्टम है। मैं एक एज अ लेमैन सजेस्ट कर सकता हूँ कि ये जितनी भी ड्रेनेज बनी हुई है, वो हर 100 मीटर पे एक वाटर हार्वेस्टिंग डिवाइस लगा दीजिए।
जो कि पानी को, जो 100 मीटर का पानी आता है जो सड़कों से इकट्ठा हो रहा है वो अंदर चला जाए और उसमें फिल्ट्रेशन का सिस्टम बनाया जाए ताकि फिल्टर होके पानी नीचे जाए ताकि ग्राउंड वाटर हमारा ख़राब ना हो। ठीक है। अब इस चीज़ को स्टडी करना पड़ेगा डिफरेंट एरियाज़ में। अब जिस तरह अब टाइम आ रहा है, अब बारिशें अब ख़त्म हो जाएंगी, अब ये स्टडी करने का टाइम है। अब ये साइंटिस्ट को, मैं तो कहता हूँ दिल्ली IIT हुआ या CSIR के जो नीरी है नागपुर में या इनके CBRI है रुड़की में, ये सबको लेके, रुड़की यूनिवर्सिटी है, IIT रुड़की है, इन सबको मिल के इस पे थॉट देनी चाहिए। और इसके ऊपर अगर हमारे कुछ करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, हो जाएं। इस समय ये कहना कि बीजेपी है हम कर ठीक कर देंगे, कांग्रेस है वो नहीं ठीक करेगी, ये कांग्रेस की पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ही नहीं। ये प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी और साइंस की है। और इसमें साइंसदान और टेक्नोलॉजिस्ट ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम उनको दे देनी चाहिए। और अगर नहीं देंगे तो ये सॉल्व नहीं होगी सिर्फ ड्रेन साफ करने से। और इतना खर्चा भी करते हैं, इतना शोर भी मचता है, इंजीनियर सस्पेंड भी होते हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि पानी जाएगा कैसे जमुना में, जब जमुना में उताल आया हुआ है, जमुना का लेवल इस समय देखिए ग्राउंड के ऊपर है, तो पानी कैसे बहेगा जमुना में? तो वहीं रुका रहता है ना। तो यही तो आप देख रहे हैं, नदियां बह रही हैं, तो नदियां तो बहेंगी, क्या करेंगे आप? कैसे जाएगा पानी जमुना में? और जाना कहाँ है पानी? पानी को नीचे ले जाओ और कोई तरीका नहीं है। अब नीचे ले जाने में एक खतरा ज़रूर है कि हमारा किस टाइप का पानी जा रहा है, अच्छा जा रहा है, ख़राब जा रहा है, वो जाके ग्राउंड वाटर को ख़राब कर सकता है। बट एक चीज़ हमको याद रखनी चाहिए कि कहीं भी दिल्ली में ग्राउंड वाटर 250 फुट से कम नहीं है। तो 250 फुट तो हो जाएगा ना फिल्ट्रेशन। और काफ़ी पथरीला एरिया है दिल्ली में नीचे, तो सारे पथरीले एरियाज़ में फिल्ट्रेशन हो जाएगी। और जहाँ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ नेचुरल फिल्ट्रेशन नहीं होती, वहाँ आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन करें। अब ये जो जिस तरीके से छोटे काम हो रहे हैं, 100 यहाँ बना दो, 50 वहाँ बना दो, इससे नहीं होगा कुछ। ये तो कम से कम एक पूरा प्लान बनना चाहिए और साइंस और टेक्नोलॉजी वालों को करना चाहिए। इसमें पॉलिटिशियंस का कोई रोल नहीं है। अब पॉलिटिशियंस को या PWD के इंजीनियर्स को क्रिटिसाइज करते रहो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब आधी दिल्ली को सस्पेंड कर दो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करिए और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, ज़्यादातर एरियाज़ दिल्ली में लो लाइंग है या जमुना के लेवल पे हैं। स्पेशली गुड़गांव वगैरह में जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा है, क्योंकि गुड़गांव तो और दिल्ली से ज़्यादा दूर है। तो और गुड़गांव का लेवल बिल्कुल ही नीचे है। कुछ एरियाज़ हैं वहाँ के रिज के एरियाज़ हैं जो थोड़े ऊँचे हैं, बाकी तो सारे लो लाइंग एरियाज़ हैं। तो अब गुड़गांव का पानी भी यहीं जमुना में बहता है। अब ईस्ट दिल्ली में थोड़ी सी कंपैरेटिवली प्रॉब्लम कम है, क्योंकि वो जमुना के पास हैं, वो जमुना के किनारे पे बैठे हुए हैं। ईस्ट दिल्ली में तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम कम है, बट वहाँ भी है। तो हर जगह एक टेक्नोलॉजी साइंस की इस्तेमाल किया जाए, टेक्नोलॉजी की सोल्यूशन दी जाए। और ये नहीं है क्योंकि दिल्ली में पहले मुगल ने कर लिया था या अंग्रेज़ों ने कर लिया था तो हम भी वही मेथड फॉलो करते रहेंगे। चेंज कर दीजिए, PWD कोड चेंज होने चाहिए। परफेक्ट। ये सारी चीजें हैं, ये आपने बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दे दी और मुझे लगता है PWD के अधिकारी या सरकार से जुड़े नुमाइंदे, हालांकि आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आगे भी आऊंगा, आपसे जुड़ूंगा, क्योंकि आप तो खुद एक बहुत सोशल व्यक्ति भी रहे हैं, वास्ट एक्सपीरियंस में पहले ही बता चुका हूं। लेकिन एक पॉलिटिकल विल भी तो हो। ये सारे फैसले कौन लेगा? सरकार ले सकती है या एक जनता के तौर पर, समाज के तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी ऊपर हो जाती है? मैं आऊंगा इन सवालों के साथ, लेकिन गोपाल एक बार मैं चाहूंगा कि आप ज्वाइन करें। गोपाल प्लीज मुझे बताइए, पिछले, क्योंकि अभी जीत सर ने तो बताया कि प्रॉब्लम्स हर जगह है, बिल्कुल सही बात कही है। मैं तो दिन रात इन्हीं प्रॉब्लम्स को, इन्हीं रिपोर्ट्स को दिखाता हूं अपने शो में कि देखिए बेंगलुरु में क्या हो रहा है, देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। लेकिन जब मैं बड़े भारत की तस्वीर देखता हूं, विकसित भारत, विकासशील भारत, हमारा एक टारगेट भी है 2047 तक विकसित हो जाना, उसकी राष्ट्रीय राजधानी, उसकी राजधानी, उस देश की राजधानी जिसको हम कह रहे हैं कि सोने की चिड़िया थी, वापस सोने की चिड़िया बना रहे हैं, लेकिन थोड़े से मॉनसून के बाद CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये कड़ी टिप्पणी करनी पड़ जाए तो ये वाकई चिंताजनक है, नहीं है? जी बिल्कुल रोहित, चिंताजनक है। और पूरे देश की हम बात तो जरूर करेंगे, लेकिन चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और देश के मुख्य न्यायाधीश, तमाम भी VIP और सभी मंत्रीगण रहते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ का महत्व जो है वो कुछ ज़्यादा होता है। और उस नज़रिए से आज CJI ने इसको लेकर के टिप्पणी की है। लेकिन रोहित, यह पहली बार ऐसा नहीं है कि अदालत को इसको लेकर के टिप्पणी
टिप्पणी करनी पड़ी हो। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट हर साल जब भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो दिल्ली हाईकोर्ट टिप्पणी करता है और दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली सरकार से, तमाम एजेंसियों से इसका समाधान निकालने को कहता है और रिपोर्ट तलब किया जाता है। लेकिन जैसे ही बरसात खत्म हो जाती है फिर जो है मामला उसी तरीके से लंबित हो जाता है, उस पर सुनवाई नहीं हो पाती है और जब पुनः बरसात शुरू होती है तब जाकर के सुनवाई शुरू होती है। तो अगर इस मामले को लेकर के कोर्ट जो है वो काफी संदिग्धता दिखाए तो मुझे लगता है कि सरकार पर एक दबाव बनेगा और सरकार जो पुराने यानी कि अंग्रेजों के समय के जो ड्रेन सिस्टम है जो मामूली जनसंख्या के लिए बनाया गया था, उस लिहाज से बनाया गया था, उस सिस्टम को जो है बदलाव करे या उसमें संशोधन करके या अलग से कुछ व्यवस्था करे तो हो सकता है कि तब जाकर के सरकार जो है कोई कदम उठाए। क्योंकि आप जिस तरीके से पिछले साल करोल बाग में एक IAS कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों के जो है मौत हो जाती है इसी बरसात के कारण, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना पड़ता है, जांच के आदेश दिया जाता है और जांच रिपोर्ट जो CBI की आती है वो काफी चौंकाने वाला आती है और लापरवाही भरा रहता है। उसमें यह कहा जाता है कि इसमें अधिकारियों की जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही है। तो इसे समझा जा सकता है कि सिर्फ यहाँ का सिस्टम ही यानी कि जो ड्रेन सिस्टम को ही हम दोषी नहीं दे सकते हैं, हम यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं वो भी उतना ही जिम्मेदार हैं जितना पुराने समय में बना जो ड्रेन सिस्टम है। मैं वापस आऊंगा गोपाल। जीत सर, मैं आपके पास आ गया। जीत सर, अभी आपने भी जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है, यकीन मानिए बहुत सही बात है और मुझे तो लगता है अगर कोई नुमाइंदा आपकी बातों को अभी तक आपने जितना बोला है वो दिल्ली में इंप्लीमेंट हो जाए तो व्यवस्थाएं ठीक हो जाए। लेकिन जीत सर, जो जिक्र यहाँ पर सहगल सर ने किया कि जनसंख्या भी लगातार बढ़ती गई, फिर दिल्ली NCR में हमने देखा बिल्डर कल्चर्स भी बहुत ज़्यादा हो गया। जिस गली में पहले एक मंजिल के प्लॉट थे, एक मंजिल के घर थे, वहाँ 5-5, 6-6 मंजिल चढ़ा दी गई। पतली पतली गलियों में लिफ्ट वाला कल्चर आ गया। तो दबाव लगातार दिल्ली राजधानी पर बढ़ता रहा। ये अगर मैं इस मूल प्रॉब्लम को आपसे समझना चाहूं तो जीत कुमार गुप्ता जी को कहां लगता है कि दिल्ली यहां पर लैग कर रही है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ये पानी है और ये पानी कई बार ऐसा है कि जान पर भी बात बनाती है। जीत सर। रोहित जी, जैसे आपने कहा कि ये प्रॉब्लम जो है दिल्ली में दिन ब दिन बढ़ रही है, घटी नहीं है जी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये देखिए, ये प्रॉब्लम जो है इसमें नेचर का भी हाथ है और इंसानों का भी हाथ है। यू नो, जब नेचर में क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आपने देखा कि बारिश ज्यादा होती है फॉर द डिफरेंट रीजन। और सेकेंडली जो है इसमें आदमी जो पीपल यानी कि जो दिल्ली के लोग हैं उनका पूरा हाथ है जी। इसमें DDA जो है उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ NDMC जितनी भी लोकल गवर्नमेंट हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि इनके बाइलाज जो हैं इस तरह लगे हुए हैं कि जैसे मैंने पहले कहा कि दे आर परमिटिंग 100% कवरेज, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने कहा कि बेसमेंट में फ्लडिंग हो गई, अगर लो लाइंग एरिया है तो वहां बेसमेंट परमिट नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, अगर बेसमेंट परमिट कर दी जाए तो बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए वो प्रोविजन होनी चाहिए कि अगर इमरजेंसी होती है, अभी तो ये मतलब बारिश आई तो उसमें टाइम लगा, लेकिन अगर कभी अर्थक्वेक हो जाए तो कैसे लोग बाहर निकल के आते हैं। सही बात हो ये रहा है, अर्बनाइजेशन में लैंड वैल्यूज इतनी बढ़ गई हैं कि दैट सिटीज आर बीइंग कमर्शियलाइज्ड जी, जिसमें आदमी का रोल बिल्कुल मिनिमम हो गया। तो और ये जितने हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, जो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, वो भी ज्यादा बिजनेस करने में लग गए। अब देखिए, 1 मंजिल से 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, FAR बढ़ रहा है, FAR बढ़ रहा है, आदमी ज्यादा आ रहे हैं, पानी की कंजम्पशन ज्यादा और ये वेस्ट ज्यादा जनरेट हो रहा है। क्या उसमें कैपेसिटी और कैपेबिलिटी उस एरिया में है कि जिसका FAR बढ़ा रहे हैं? आपने दिल्ली में ग्राउंड, आपने बेसमेंट आपने दे दिया, स्टिल्स दे दी, उसके ऊपर 4 मकान बना दिए, पहले जो 1 या 2 होते थे, अब ये देखिए उसमें डेंसिटी डबल हो गई। तो क्या जब ये अब ये डिसीजन लेते हैं तो क्या वो उसको कंसिडर करते हैं कि इसकी सोशल, इन्वायरमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीकेशन क्या है? इनफैक्ट जो FAR है ना, वो कमोडिटी बन गया है। ये सोच रहे हैं कि इसको बेचिए और पैसे बनाइए, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन क्या हो रही है ये नहीं सोचा जा रहा। देखिए, इसमें अगर दूसरी चीज मैं कहूंगा जी सर, कि ये जो फ्लडिंग की प्रॉब्लम है हमने बिल्कुल लोकलाइज कर दी।
देखिए फ्लडिंग का काम दिल्ली, ये फ्लडिंग जब बारिश दिल्ली में हुई ये नहीं हुआ। आपकी यमुना चल रही है, आपके दूसरे पानी बाहर से आ रहा है, तो क्यों नहीं ये जो प्रॉब्लम है लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखी जाए। आपने एनसीआर बनाया, नेशनल कैपिटल रीजन बनाया, इतना एरिया लिया, तो कम से कम उसको छोड़िए, कम से कम फरीदाबाद, गुड़गांव और ये नोएडा को जो जितना अर्बन कॉम्प्लेक्स है, इसका कलेक्टिवली जो है वो अगर फ्लडिंग के प्लान बन जाए तो मेरे ख्याल में दिल्ली एंड ऑल अदर सेंटर विल बी बेटर। हो क्या रहा है कि दे आर ऑल इन ए कंटेनर, वो अपनी अपनी सोच रहे हैं कि अपने को बचा रहे हैं, लेकिन अपने बचाने की जगह देख रहे हैं अपने लिए कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं। अगर देखिए दिल्ली को एनसीआर का एक ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन बन जाए, गार्बेज का बन जाए, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का बन जाए, और ये जो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अगर ये तीनों शहर इकट्ठा कर लें तो आप देखेंगे इट विल बी मच मोर इकोनॉमिकल, नंबर 1, नंबर 2 इट विल बी मच, सेकेंडली इट विल बी मच मोर एफिशिएंट, नंबर 3 जो है ये प्रॉब्लम कभी भी लोकल नहीं होगी, दिस विल बी distributed over a larger area, and we have areas which can take water जहां पानी नहीं है। तो इसके लिए मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी चाहिए, ना कि दिल्ली को ही सिर्फ सोचना जरूरी है। परफेक्ट, एक लार्जर कंटेक्स्ट में देखना होगा इस पिक्चर को। मुझे स्क्रीन पर रवि तिवारी जी भी नजर आ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, महाराष्ट्र में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते हैं। रवि सर वेलकम कर रहा हूं आपको, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। सैगल सर, इस बीच में आपका एक कमेंट चाहूंगा। सैगल सर, अभी आपने जिक्र किया कि नालों की सफाई, ये तो हम हर साल देखते हैं, जो एक नहीं, 2 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 एजेंसीज हैं, वो लगातार इसी काम में लगी हैं कि नालों से गाद निकालती है, फुटपाथ पर रखती है, बारिश आती है, वो गाद वापस नालों में जहां थी वहीं पहुंच जाती है। आपने भी बोला कि प्रॉब्लम इससे तो सॉल्व नहीं होगा, तो मैं यही समझना चाह रहा हूं आपसे, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एमसीडी है, एनडीएमसी है, पीडब्ल्यूडी है, डीडीए है, ये सही मर्ज को पकड़ भी पा रहे हैं कि सिर्फ दवा दे रहे हैं? पहले तो मर्ज को पकड़ना बड़ा चैलेंज होगा ना, उसके हिसाब से ही तो फिर मेडिकेशन होगा। देखिए पीडब्ल्यूडी वगैरह आप नाम तो ले लेते हो, पीडब्ल्यूडी का काम है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, वही काम करेगा जो उनको दिया जाता है। अपना एक कोड जो बना हुआ है उनका कोड को फॉलो करेंगे। ठीक है। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी एक पुराने ढल्ले पे चल रही हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि इसमें नई अप्रोच चाहिए है। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है यही डिफेक्टिव है। ये सड़कों के, सड़क बनी, सड़क के साथ में एक ड्रेन बना देते हैं। अब ड्रेन से आप समझते हो पानी निकल जाएगा, निकलेगा, और ग्रेविटी फ्लो है उसमें निकलेगा। अगर मान लीजिए मेरी ड्रेन यमुना के लेवल से 4-5 फुट ऊपर है, फिर तो इसमें चलते 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 पानी निकल जाएगा। ठीक है। अगर वो यमुना के लेवल पे ही है या यमुना के लेवल से नीचे है तो कैसे निकलेगा पानी? वही सड़क पे रुकेगा। तो उसमें पीडब्ल्यूडी वगैरह ब्लेम करना, पॉलिटिशियंस को ब्लेम करना, कहना कि प्रधानमंत्री भी यही हैं, चीफ जस्टिस भी यही हैं, हाई कोर्ट इंटरफेयर करे। अरे क्या इंटरफेयर करे हाई कोर्ट? पॉइंट इज़ कि हाई कोर्ट अगर या कोर्ट्स इंटरफेयर करती हैं, अगर कोर्ट से में ऑर्डर करती हैं तो यही ऑर्डर करें कि टेक्नोलॉजी मिशन बनाई जाए, कि ड्रेनेज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक टेक्नोलॉजी मिशन बनाई जाए। टेक्नोलॉजी की मिशन ने कई प्रॉब्लम्स इंडिया की सॉल्व की हैं, इस प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें यूज़ की जाए ना टेक्नोलॉजी। इतने हमारे इंजीनियर्स हैं, घर में बैठे हैं, जॉब्स नहीं मिल रहे उनको, तो अगर उनको यूज़ किया जाएगा, अगर उनके से ये प्रिपेयर कराई जाएगी स्कीम और उनके थ्रू भी इम्प्लीमेंट की जाएगी, तो कम से कम कुछ फ़ायदा होगा कंट्री को। अगर उसी पुराने ढांचे में हम चलते रहेंगे कि हम अगले 1 साल में ठीक कर देंगे, 2 साल में, तो वही जमुना का हाल होगा, वही पोल्यूशन का हाल होगा। तो इस तरीके से होने वाला नहीं है जब तक साइंस की और टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इन तीनों प्रॉब्लम्स के लिए, साइंस के लिए तो, जमुना के लिए तो काफ़ी हद तक इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पोल्यूशन के लिए कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही और ड्रेनेज के लिए कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही। इन पोल्यूशन का तो मैं इतना इफेक्ट नहीं बता सकता, मगर ड्रेनेज के लिए तो इतनी मुश्किल नहीं है टेक्नोलॉजी। ग्राउंड वाटर को आपको करना है, इस पानी को कम से कम 50% पानी को आपको ग्राउंड के अंदर ले जाना है, बाकी 50% को आप चाहे यमुना के अंदर ले जाने की कोशिश करिए। कम से कम वो जो हाई एरियाज़ हैं, ऊंचे एरियाज़ हैं, वो यमुना में जा सकता है।
और गुड़गांव में तो ये ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है। और जितने भी आपने अंडर पासेस बनाए हुए हैं सब जगह ये प्रॉब्लम है। जो अंडर पास है वो सारे लो लेवल पे हैं। अब आप समझो पंप लगा लेंगे, पानी तो बाहर आ जाएगा। पानी बाहर आने से क्या फ़र्क पड़ता है? पानी बाहर से दूर भी तो बहना है। तो कितने पंप आप लगाएंगे? हर ड्रेनेज सिस्टम पे आप पंप लगा देंगे क्या? अगर आप लगा सकते हैं तो लगा दीजिए, फिर तो यही एक सोल्यूशन बन जाएगी। इसको मैं प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मानता। नहीं, ये शॉर्ट टर्म हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली आप भी चाह रहे हैं कि बड़ी चीजें आए, और आप बहुत साफ गोई से बात रखते हैं सहगल सर, इसीलिए लेकिन रवि तिवारी जी भी स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहे हैं। रवि जी मुंबई में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, महाराष्ट्र में घूमते हैं। मुझे प्लीज आप ये बताइए रवि भाई, क्योंकि हम तो दिल्ली में हैं, एनसीआर में है, मुंबई में भी मेरा आना जाना रहता ही है, तो हम तो हर किसी के मुंह से एक ही बात सुनते हैं कि आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, 24/7 मुंबई के पहिए जो हैं वो चलते रहते हैं। ट्रैक पर पानी भी हो तब भी लोकल ट्रेन दौड़ती रहती है। ये ठीक भी है, लेकिन पिछले 10 सालों में हर साल प्रॉब्लम बढ़ती गई है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल रोहित भाई, देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये शहर जब डिजाइन किया गया था मुंबई, तो वो 40,000 की पॉपुलेशन के लिए डिजाइन किया गया। आज इस शहर की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 1.5 करोड़ के आसपास है। ऐसे में जो शहर था वो तो वही है, जमीनें वही है, ड्रेनेज सिस्टम वही है, और ऊपर से लो लाइन और हाई टाइड जैसी समंदर के किनारे का एक शहर जिसके पास जमीन के फैलाव की कोई जगह नहीं है। तो पहले तो ज्योग्राफी जो है, हमारा भूगोल जो है मुंबई का, वो इस तरीके से निर्माण चल रहा है कि मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये समस्याएं और गंभीर होंगी। थोड़ी देर पहले जो सहगल साहब एक बात कह रहे थे कि इन शहरों के लिए, खासकर सिटी डेवलपमेंट और सिटी प्लानिंग के लिए कोई नेशनल पॉलिसीज होनी चाहिए थी, जहां पे ड्रेनेज, ड्रिंकिंग वाटर, इसके साथ ही गार्बेज, पोल्यूशन, बहुत सारी चीजों के लिए और निर्माण के लिए कहीं ना कहीं एक रोक होनी चाहिए थी कि भाई इसके बाद इस शहर में पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको याद होगा, पिछले साल की बात है जब बेंगलुरु शहर में अचानक पूरे शहर में पानी भरने लगा था, इसके बाद पीने की पानी की मुश्किलें शुरू हुई। आप सोचिए कि ये शहर तो बड़े आधुनिक बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो अब उसके लिए तैयारियां नहीं हो रही हैं, निर्माण पे निर्माण हो रहा है। तो मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट था मुंबई के लिए। मैं आपको बताऊं, पिछले 20 सालों में जहां पानी पहले भर रहा था वहीं अभी भी भर रहा है। जो शहर की स्पीड बरसात में रुकती थी वो अभी भी रुक रही है। हाई टाइड में बरसात थोड़ी सी ज्यादा अगर हो जाए तो समंदर का पानी वो शहर के अंदर आने लगता है। तो जो आपको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना था, जो डेवलपमेंट के लिए नए नॉर्म्स बनाने थे, कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था की बात करें या फिर डिसीजन मेकर्स जो थे, चाहे वो सत्ताधीश हो या ब्यूरोक्रेट, मैं दोनों की बात करूंगा क्योंकि किसी भी शहर में सबसे बड़ा रोल इन दोनों लोगों का होता है, वो नहीं कर पाए हैं। इसके लिए सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई तो खासकर इकोनॉमी रही है, लेकिन जो नए शहर भी इस देश के डेवलप हो रहे हैं वहां ये भयानक इशू है। मुझे लगता है कि इस पे ज्यादा गौर करनी चाहिए, नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए इन सब चीजों के लिए, जो अभी तक नहीं हुई है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह की बातें सहगल सर कर रहे हैं, जिस तरह की बातें जीत सर कर रहे हैं, इन चीजों को भी अगर सुन लिया जाए तो बेहतरी होती हुई नजर लगेगी। एकदम से ओवरनाइट कोई मैजिक नहीं हो जाएगा, लेकिन इस दिशा में काम करेंगे तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। तेज बारिश के बाद क्या कुछ व्यवस्थाएं हो जाती हैं मेट्रो सिटीज की, ये मैं आपको मुंबई के आंकड़े दिखा रहा हूं। देखिए, अंधेरी में 72 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश है, तो ये सारे इलाके बुरी तरीके से प्रभावित हो गए। मुंबई तैरती हुई नजर आ रही है। जो विजुअल्स आपके सामने हैं, क्या कुछ आदेश दिए बीएमसी ने कह दिया स्कूलों को बंद किया जाए। बीएमसी ने साफ कर दिया स्कूल रहेंगे बंद। कई इलाके जबरदस्त तरीके से वाटर लॉगिंग किया। अगर आप हिंदी में सुनेंगे तो जल समाधि, ऐसी भी परिस्थितियां हैं। और मैं मुंबई की बात कर रहा हूं, माटुंगा हो गया, अंधेरी हो गया, सायन इलाका हो गया, इन तमाम जगहों पर मुंबई नगरी की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है। लोकल ट्रेन्स को भी देरी से चल रही हैं। फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस को अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया है। मुंबई में बारिश से बिगड़ते हालात कोई नई बात नहीं, हर साल की यही कहानी है। बारिश होती है तो मुंबई शहर डूबने लगता है। आखिर क्यों सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं? क्यों मुसाफिरों की जान पर बात बन आती है? और ज्वलंत सवाल वही है, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हर साल जो एजेंसीज हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, या वो प्रतिनिधि हैं जो कहते हैं कि हम आपको एक बेहतर इलाका देंगे जहां पर पानी नहीं आएगा, जहां पर बेहतर सीवेज की व्यवस्था होगी, बेहतर ड्रेनेज की व्यवस्था होगी, और जिन कॉल्स की बात हमारे साथ जो पैनल बना हुआ है, सहगल सर बने हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस है, वो कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ नालों को साफ सफाई कर देंगे उससे नहीं होगा।
किसी एक एजेंसी पर सवाल उठा देंगे उससे भी नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टीज पर सवाल उठाएंगे उससे भी नहीं होगा। ये काम करेगा साइंस, ये काम करेंगे साइंटिस्ट। तो फिर यही सवाल है, आम जनता भी यही पूछ रही है, ये कॉल कब तक लेंगे? क्योंकि यही सब वादे करके तो हमारे सामने आते हैं ये लोग। लेकिन ये अमूमन वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, मुंबई की यही तस्वीरें, मोटरसाइकिल आदि डूबी हुई आपको नजर आ रही होगी। और अब सबके मन में यही सवाल है। और कई विषय हैं जिन पर डिबेट की जा सकती थी, लेकिन ये विषय जो है आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत एक्सप्रेस ने इस पर बात की। और जो पैनल, जो एलीट गेस्ट मेरे साथ बने हुए हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं इन चीजों के। उनकी बातों को अगर सुन लिया जाए तो चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ती हुई नजर आने लग जाएंगी। ये आलम देखिए, छोटे छोटे बच्चे, इसीलिए अभिभावक भी टेंशन में है कि बच्चों को स्कूल भेजे कि ना भेजे। एक जबरदस्त पैनल आपको स्क्रीन पर एक बार फिर से नजर आ गया होगा। रवि सर, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं, एक बार गोपाल के पास होकर आना जरूरी है। गोपाल जी, पिछले कुछ वक्त में कोर्ट्स ने, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, कई ऐसे विषयों को उन्होंने खुद चुना। जैसे मुंबई में ही कबूतर खानों को लेकर कई लोगों ने प्रॉब्लम डाली, फिर दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स को लेकर, और अब दिल्ली में जिंदगी पर बात बनाए उस पानी पर भी सीजीआई ने कड़ा रुख कर दिया। अब हर विषय पर क्या सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा क्या? जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, मंत्रालय बनाए गए हैं, जो पॉलिसी मेकर्स बनाए गए हैं, अब हर चीज में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होगा तभी बेहतर होगा क्या? जी बिल्कुल रोहित, आपने सही सवाल किया है, क्योंकि आखिर हर मामला जब अदालत के दरवाजे पर जाएगा और अदालत के आदेश के बावजूद ही होगा, हाँ। तो फिर सरकारें क्या काम करेगी? क्योंकि दिल्ली में सर्दी हो तो यहाँ पर पोल्यूशन बढ़ जाता है, बरसात हो तो यहाँ पर पानी की जो है बाढ़ और बाकी ट्रैफिक जाम होने लगता है और सड़कें खराब होने लगती है। गर्मी हो तो वहाँ पानी की समस्या होने लगती है, कोर्ट हस्तक्षेप करता है। सरकारें कहती हैं कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सरकार दिल्ली को पानी नहीं देती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको खुद सरकार को ही करना होगा। जहां तक हम एक्सपर्ट की बात सुन रहे थे सहगल साहब का, उन्होंने जरूर कहा कि वैज्ञानिक तरीके से और एक्सपर्ट द्वारा ही इसका समाधान हो सकता है, लेकिन आखिर वो कमेटी गठित कौन करेगा? सरकार करेगी, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल हो गए सरकार तय करेगी, और वो जाकर के खोजबीन करेगा और देखेगा कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है, और उसके बाद उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। तब आने वाले कुछ वर्षों बाद जो है दिल्ली को जो समस्या से जूझना पड़ा है, उन समस्याओं से निजात मिल पाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आपने दिए गोपाल, आप बने रहे मेरे साथ। मैं सीधा सहगल सर आपके पास आ रहा हूँ। सहगल सर, मेरा लास्ट में भी यही सवाल था, ये कॉल कौन लेगा? आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ना, मैं तो बार बार कह रहा हूं, आपका एक्सपीरियंस सबको नजर आ रहा होगा, जो घर में बैठा बच्चा भी सुन रहा होगा, वो कह रहे होंगे कि सहगल साहब जैसे समझदार व्यक्ति की बातें अगर कोई सुन ले तो व्यवस्थाओं में बदलाव आना शुरू हो जाए। ये कॉल कौन लेगा कि साइंटिफिक होना चाहिए, कि साइंटिस्ट को आना चाहिए? ये कॉल कौन लेगा सर? कौन जिम्मेदार? जिम्मेदारी किसकी? देखिए, जिम्मेदारी का सवाल बाद में उठेगा जी। अगर शुरू से हम जिम्मेदारी की बात शुरू कर देंगे तो मैं तो कहूँगा जिम्मेदार वो हैं, हाँ। जिन्होंने इस बारे में अभी तक सोचा ही नहीं। ठीक। तो अगर जिम्मेदारी ठहरानी है तो आप उन प्लानर्स पे ठहराइए जिन्होंने दिल्ली को प्लान किया शुरू में। हाँ। डीडीए है, डीडीए ने अपने, अगर इनका पूरा पढ़िए आप मास्टर प्लान, कहीं प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का मेंशन है कि टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ड्रेनेज सिस्टम में। वही पुराना घिसा पिटा सड़कें बनेंगी, सड़क के किनारे में ड्रेन बनेगी, ड्रेन से पानी निकल जाएगा। अरे भैया कैसे निकलेगा? तो आपको, मैं जिस तरह कहते हैं ना, एंटरटेनमेंट, मैं कहूँगा कि अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम को या दिल्ली के जमुना की क्लीनिंग को या इस ड्रेनेज की प्रॉब्लम को, तो टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी लाइए। अगर हम 4 दिन में पाकिस्तान को हरा सकते थे तो टेक्नोलॉजी ने हराया है, किसी सोल्जर ने नहीं हराया जाके। वो टेक्नोलॉजी इसको हराएगी, सोल्जर वही काम करेगा जितना उसको जैसी टेक्नोलॉजी दी जाएगी। आप अगर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को ब्लेम करेंगे और उनको गलत काम बनने के लिए बोला जाएगा कि आप सफाई करा दो, तो बेचारे उन्हें करा दी सफाई, ड्रेन की, उससे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, पानी वहीं का वहीं टिका रहा। यस। तो ड्रेन साफ करना ज़रूरी है, मैं इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं करता हूँ, बट सबसे ज़रूरी वो ये थोड़ी था, सबसे ज़रूरी था कि पानी बहे, पानी जा सके आगे। और पानी आगे अगर नहीं जा सकता तो पानी को नीचे ले जाइए, और नीचे ले जाने में कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर छत का पानी नीचे जा सकता है
घरों में आप कहते हैं लगा दो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, तो सड़कों का पानी क्यों नहीं नीचे जा सकता? जितने फ्लाईओवर्स आते हैं नीचे, जैसे जिस पॉइंट पे सड़कें मिलते हैं, तो उन फ्लाईओवर से जितना पानी आता है 1-2 किलोमीटर के कटरा बारिश का, उसको क्यों नहीं हम ग्राउंड में भेज सकते हैं? जमुना गुड़गांव जैसी जगह पे इतने अंडर पैसेज बनाए हुए हैं, अंडर पास के नीचे आपने क्यों नहीं ग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर्स बनाए हुए? करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हैं, 1-2 करोड़ और खर्च कर दीजिए और ये रिजर्वॉयर्स बनाइए, पानी इसमें जाएगा, पानी उसमें टिका रहेगा, धीरे धीरे नीचे पर्कुलेट करेगा ग्राउंड के अंदर। अब ये चीज़ें किसको ब्लेम करेंगे आप? अब बेचारा जो नहीं, ब्लेम तो करना भी नहीं चाहिए साइकिल सर। जो आपने बात कह दी ना, मैं तो कह रहा हूँ यही बातें सुन ली जाए तो बेहतर दिल्ली नजर आ जाए, बेहतर राष्ट्र नजर आ जाए, मजबूत राष्ट्र नजर आ जाए। मैं तो वाकई बोल रहा हूँ, आप जो बातें कर रहे हैं ना, ऐसा ही है कि कॉलेज का प्रोफेसर कुछ स्टूडेंट्स को सिखा रहा है। मैं कह रहा हूँ जो जिम्मेदार है वो भी एक बार आपकी बातों को सुन ले तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। मैं रवि भाई आपके पास आ गया। रवि भाई, मुंबई में भी तो परिस्थितियां ऐसे ही है ना, 100 साल पुराना ही है ना ड्रेनेज सिस्टम, उससे 1-2 साल ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। तो व्यवस्थाएं तो बढ़ गई, स्मार्ट सिटीज तो बढ़ गई, एक के बाद एक हाई टावर्स तो बन गए, लेकिन मूल चीजों को, बेस को ही आप भूल रहे हैं। देखिए रोहित भाई, ये बरसात तो कुछ दिनों की बात है। मैं आपको जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आप सिटी पे सिटी डेवलप करते जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई एक मास्टर प्लान नहीं हो रहा है। उनके लिए कोई इस तरह की प्लानिंग नहीं की जा रही कि आने वाले दिनों में बेंगलुरु की कहानी जो रही है वो इस देश की सबसे बड़ी केस स्टडी रही है कि अचानक पीने की पानी की किल्लत आ गई, शहरों के अंदर पानी जमा हो गया। ये जो कहानी है वो इस शहर के जितने स्मार्ट सिटी की बातें की जा रही वो सब बेमानी हो जाएंगी अगर वो इस तरीके से उतरा। आपका पूरा का पूरा यूथ जिसको रोजगार मिल रहा है, एक शहर जो अपने आप को इस तरह से डेवलप कर रहा है कि वो दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है और वो अपनी सेटअप को नहीं डिजाइन कर पा रहा है। मुंबई की कहानी वही है कि देश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ पे पिछले 25 सालों से मेट्रो का काम चल रहा है। ऐसा लगता है कि मेट्रो नहीं बल्कि आप न्यूक्लियर बंकर बना रहे हैं। तो ये इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसियां जिम्मेदार हैं, हमारे चुने हुए नुमाइंदे जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही जो एक शहर बनाने के लिए आपको 50 साल और 100 साल की प्लानिंग चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं गायब है इस पूरी प्लानिंग के बीच में। इसीलिए ये समस्याएं हर साल बढ़ती जा रही हैं। आप देखेंगे तो एवरी ईयर जो है उनकी लाइन बड़ी हो रही है। मुझे लगता है कि इसके लिए जरूरत है अब सोचने की, वो नहीं सोचा गया। बाकी बात है, दिस इज द हाई टाइम, अब तो सोचना ही पड़ेगा, अब तो सोचना ही पड़ेगा, है ना रवि भाई? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो ये होगा कि आपके मेट्रो शहर जो है वो एक बार लोग फिर से जो है अपने गांव की तरफ भागेंगे, क्योंकि वहां पे उतनी मुश्किलें नहीं होंगी। वो हैंडपंप से पानी निकाल लेंगे, उनकी पानी उनके खेतों में चले जाएंगे और उनके घूरे पे उनका कचरा चले जाएगा। लेकिन अगर ये सब नहीं किया गया तो पूरे शहर जो है वो बुरी स्थिति में रहेंगे। आप समझिए कि आज दिन भर में मुंबई के जितने लो लाइन एरिया रहे उनमें पानी भरा रहा, जितनी सड़कें रही वो सिर्फ रेंगती रही, वहां पे लोगों का मूवमेंट नहीं था। ठीक है, जो मुंबई की लाइफ लाइन ट्रेन कही जा रही है वो करीब आधे घंटे नहीं, ये सिंपल सी बात है, दिस इज द हाई टाइम। मैं जानता हूं आई एम गोइंग ओवर, 20 सेकंड दे पाऊंगा। जीत सर, यहां से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए कदम नजर आ रहे हैं आपको? सिर्फ 20 सेकंड दे पाऊंगा सर, कंक्लूड कर दीजिए। रोहित जी, ऐसे है कि ये नहीं है कि इंडिया में ही फ्लडिंग हो रही है। चाइना के सारे सिटीज फ्लडेड थे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको स्टडी किया और अल्टीमेटली उन्होंने दे केम आउट विद द सॉल्यूशन ऑफ स्पॉन्जी सिटी। ठीक है, तो ये स्पॉन्जी सिटी के बाद चाइना में अभी तक जो है फ्लडिंग का जो है इंसिडेंस है वो आधे से कम हो गया। ठीक है, मतलब सिटीज जो हैं उनमें फ्लडिंग नहीं है। स्पॉन्जी सिटी क्या है? दैट सिटी मस्ट बी मेड पोरस, यू नो, नंबर 1 ओपन स्पेस ज्यादा होनी चाहिए, ग्रीनरी ज्यादा होनी चाहिए, और उन्होंने बिल्डिंग को ऐसे यही सारी चीजें मैं तो कहूंगा होल एंड सोल। इस शो का भी निष्कर्ष यही निकला है कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, स्मार्ट चेहरे भी हैं हमारे पास, सहगल साहब जैसे, जीत सर जैसे, इनकी टिप्स को ही सुन लिया जाए तो बेहतर कल के लिए हम आज से ही तैयार हो जाएं। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करूंगा। थैंक यू सो मच जीत सर, थैंक यू सो मच उमेश सहगल सर, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द पैनल। थैंक यू सो मच रवि भाई, बहुत धन्यवाद। गोपाल कृष्ण, आप जुड़े मेरे साथ। भारत के सवाल में आज फिलहाल इतना ही, नमस्ते।